Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an arcanine dear CS professional students. याद देखिए क्रॉस बॉर्डर मर्जर का पहला क्लास अच्छे से हो चुका है, ये सेकंड क्लास है और याद रखिएगा इसके बाद में आप लोगों का टेस्ट है। जी हाँ, फास्ट ट्रैक मर्जर एंड क्रॉस बॉर्डर मर्जर। इंपॉर्टेंट बात फिर कह दूं, कोई टेस्ट मिस मत करना भाई, मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। तुम टेस्ट कंटिन्यू अटेंड करो, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लगे कि किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, तो समझो है ना, कोई टेस्ट मिस मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर। वैसे तो मैं आप लोगों को वैल्यूएशन की डिटेल क्लास अलग से दूंगा। जी हाँ, हमारा भी क्लास हम जानते हैं कॉपी स्ट्रक्चरिंग पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा वैल्यूएशन का क्लास अभी नहीं हुआ है, जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि अभी चैप्टर का रिक्वायरमेंट है ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम जस्ट गिविंग यू सम ब्रीफ अबाउट द वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर मर्जर। 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। वैसे तो मैं आपको और क्लियर कर दूं, थोड़ा और अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेगा, डिपेंड ऑन किस कंट्री के साथ में क्रॉस बॉर्डर मर्जर हो रहा है, तो उस कंट्री के लेजिस्लेशंस को भी कंसीडर करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भैया पक्का ना यही मेथड अप्लाई होंगे फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। बट 3 कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो बेसिकली हर कंट्री ही ना भाई, हर कोई कंट्री से फॉलो करता ही करता है। जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो, और एक होगा हमारा मार्केट बेस्ड रेशियो। 3 तरह का होगा, ध्यान सुनना और ध्यान से याद करना। कौन कौन सा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब ध्यान सुनो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब इन सिंपल टर्म समझो, चिंता मत करना, डिटेल क्लास अलग से देने वालों भाई वैल्यूएशन चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेनी है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे हो सकता है क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए यहां से पूछ ले। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब अगर जनरल मीनिंग में हम देखें क्या है कि भाई जो आज इन्वेस्टर्स, सपोज करो जब भी क्रॉस बॉर्डर मर्जर हो रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, आप उस इन्वेस्टमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट होगा, कितना कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट होगा, किनके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। आपने देखा ना, जनरली आप अगर मान लीजिएगा आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज हैं, अज्यूम करो, तो ये 1000 रुपीज का वैल्यू ओवर द टाइम कम हो जाएगा। तो इसको बरकरार रखने के लिए आप क्या करोगे? उसे इन्वेस्ट करोगे। अब मान लो आपने उसे इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो एक पैसे से आपको जो इनकम जनरेट हो रहा है, आपने क्या मान के चला, 1000 रुपीज के ऊपर 10% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। इट मींस आप उससे कितना 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? आपके लिए जनरेट कर रहा है, जो फ्यूचर में आपको इतना पैसा मिलेगा। बात पकड़ में आ रहा है? सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या है कि भैया हम जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें फ्यूचर में कितनी कैश फ्लो जनरेट होगी। अब यहां पर किस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे ये हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी। जैसे एक बार फटाफट से देखते हैं, देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहता है क्या होगा? द वैल्यूएशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइजेस एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर फ्री कैश फ्लो लेस कैश फ्लो ड्यू टू क्रेडिटर्स, यहां उनको हटाइएगा, प्लस मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स। बात पकड़ में आ रहा है? तो प्रेजेंट वैल्यू, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट वैल्यू हमने कहा 1000 मान लीजिएगा करोड़ है, 1000 करोड़ अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, 1000 करोड़ CR। अब आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना तो फ्यूचर में वो कैश फ्लो आपके लिए जनरेट करे जाके उससे आपको इतना रिटर्न जनरेट हो सके। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अभी तो सिर्फ थ्योरी फॉर्म में बोल रहा हूं, याद रखना भाई, डिटेल क्लासेस के लिए तो हमें इसका सेपरेट चैप्टर जो है वहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का भी सेम एस्पेक्ट से देखो तो शेयर्स के ऊपर होने वाला आपका अर्निंग की बात कर रहे हैं। जैसे व्हाट द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर करेंसी यूनिट ऑफ अर्निंग्स। It is also an indication how secure the market perception is about the future earnings of the firms and its riskiness। तभी तो कोई भाई इन्वेस्टर आपका स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा। जैसे अभी पता तुमको रियलिटी क्या है, प्राइस अर्निंग जो रेशियो है ना, इसी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जी हाँ, जितना प्राइस अर्निंग रेशियो बेटर होगा आपको उसी से उतनी रिटर्न जनरेट होनी है। बात पकड़ में आया? जैसे एग्जांपल देने को समझाता हूं, समझो एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। 100 रुपीज आप अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उससे कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है? 10 रुपीज, 20 रुपीज। बात पकड़ में आ रहा है?
अब ये भी हमारा भाई पीई रेशियो वैल्यूएशन का ही टॉपिक है। ऑलराइट, मार्केट टू बुक रेशियो, मार्केट टू बुक रेशियो का मतलब है valuing a firm on the basis of what the market believes the firm is worth over and above its capital। मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, वो उसका रिटर्न कितना ज्यादा मिलेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्म। कहता है इट इज ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिक्वेंट रिटेन अर्निंग्स लाइक price earning ratio, the magnitude of MB ratio compared with its major competitors। अब क्योंकि हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो we will compare the company with other competitors, reflects of market perception of equality of the firm's earnings, management, general strategic opportunities। अब यहां पर हम बोल रहे हैं मार्केट टू बुक रेशियो। मार्केट टू बुक रेशियो का मतलब यहां जनरली क्या है, कंपेयर करना है क्या कि एग्जैक्टली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की हुई है कंपनी की, उससे कितनी उसकी वर्थ जनरेट हो रही है फर्म की, और इससे कंपेयर किया जाता है विद द कॉम्पिटिटर्स, जो उसके बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, प्लस रिफ्लेक्ट्स अबाउट मार्केट सेपरेशन ऑफ क्वालिटी एंड फर्म्स अर्निंग्स। सो इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स व्हाट, फर्म्स अर्निंग्स प्लस मेरे साथ बोलो मैनेजमेंट के बारे में, प्लस जर्नल स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज, जर्नल स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज। अब फिर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए मत परेशान हो जाना कि सर हमें अभी इसमें क्लैरिटी नहीं आई। क्लैरिटी तो बेटा ऐसे तो एक्चुअली नहीं आएगी, मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है, बट डिटेल इसी क्लास हम 6 चैप्टर जो हम लोग करेंगे इसी की पार्ट के अंदर वो डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आओ एक बार हेडिंग रीड करते हैं फटाफट से। एंड cross-border acquisition, there can be factors important for considerations which are not considered at all in domestic acquisitions. Valuation is one such factor which changes with countries due to changes in the exchange rates, stock market transactions and other macro इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है। तो ये मैंने अभी आपको जैसा कहा कि जरूरी नहीं है सेम वैल्यूएशन हर एक कंट्री के केस में अप्लाई हो रही होगी, क्योंकि अभी बहुत से जानते हैं ना मैक्रो एनवायरनमेंट डिफरेंट है ना। स्टॉक अगर हम बात करेंगे जो मार्केट के जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से किए जा रहे हैं। जैसे कई जगह कुछ कमोडिटीज हैं, है ना, आपको पता होगा जैसे यूएस के अंदर वेदर को भी डेरिवेटिव कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। इंडिया में अभी तक नहीं आया वो कॉन्सेप्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वहां के स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस डिफरेंट होने की वजह से, एक्सचेंज रेट डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, जनरली सेम मेथड वैल्यूएशन का आप सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Once the identification has been completed, the process of valuing the target begins. Of course, first you have to identify the target. पहले तो ये पता होना चाहिए आप किसको एक्वायर कर रहे हैं, तभी तो आप स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन। Now, a variety of the valuation techniques are widely used in a global business today, each with its relative merits. In addition to the fundamental methodologies of discounted cash flow, multiples, earnings, cash flows, there are also variety of the industry-specific measures focused on the most significant elements of value of business lines. इसलिए यहां पर मैंने कहा जैसे कि जो 3 मेथड हमने भी सिर्फ जनरली एक ओवरव्यू लिया है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मेरे साथ याद करो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, प्राइस अर्निंग रेशियो, एंड हमने डिस्कस किया मार्केट टू बुक रेशियो। क्लियर एकदम? चलो, इसलिए तो कह रहे हैं कि अभी इस क्लास के अंदर नहीं, अभी तो इस क्लास के अंदर बहुत और चीजें पढ़नी है भाई। वैल्यूएशन वाला क्लास में हम डिटेल में वैल्यूएशन करेंगे। ऑलराइट, चलिएगा। ठीक है, चलो रेगुलेटरी देखते हैं। अब याद रखना, अब यहां से थोड़ा सा और ध्यान से चलना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से मतलब अभी ना हम लोग जब बात करेंगे रेगुलेटरी, कंपटीशन, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स, तो यहां पर सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं टैक्सेशन, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब सर मतलब यहां एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। सो एक एक लाइन को रीड करवा के समझाऊंगा, आओ ध्यान से। ठीक है, कह रहा देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेट्स एक्विजिशन। बोला ठीक है जी। इन रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, टैक्स लॉसेस आर नॉट जनरली ट्रांसफर टू बायर, देयरबाय रिमेनिंग ऑपरेटिंग इन द डोमेन ऑफ द सेलर। क्या कह रहा है, there are different methods of assets acquisition, but क्या बोल पड़ा एकदम से, बोला सॉरी एकदम से ये क्या बदतमीजी बोला, losses are not generally transferred to buyer, thereby remaining operating in the domain of the seller। मतलब अगर आप किसी एंटिटी की पर्टिकुलरली एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, फिर बोल दूं एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायर करते वक्त जो लॉसेस हैं, अब देखो मजे की बात समझना, जनरली तो हमने ये सुना है ना कि लॉसेस जो होते हैं बेसिकली वो भी
कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। बट इन दिस केस जब हम बात कर रहे हैं एक्विजिशन और क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, इन दैट केस जो एसेट्स एक्वायर की जा रही हैं और टारगेट कंपनी के जो लॉसेस होंगे इन दिस केस, वो कह रहा है वो रिमेन रहेंगे, मतलब उधर ही रहेंगे, एसेट्स रहेंगे किसके साथ में, सेलर मतलब टारगेट के पास। when the undertaking is acquired by some sale, अब important points हैं, where the particular picking up of assets by the buyer is not possible, मतलब हम slum sale होती कब है, slum sale का मतलब ये है कि कोई particular assets की वैल्यूएशन ही हम लमसम अमाउंट पे करते हैं slum sale के अंदर, ये हम जानते हैं। some of the tax benefits direction of the undertaking are made available to the buyer, but अगर कह रहा है कि अपने slum sale की बात आ रही है, वैसे ना एक चीज क्लियर कर दूं, सम सेल के अंदर भी क्लैरिटी ले लेंगे जो हम अभी समझेंगे। जब ये अगर डोमेस्टिक अगर है तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना, सम सेल के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। समझाऊंगा अभी समझाऊंगा, पहले एक पॉइंट ले लेंगे साथ में। पहला हमने क्या बात समझा है, सिंपल सा एक्विजिशन अगर किया जा रहा है पर्टिकुलर एसेट्स का, तो लॉसेस जो हैं उसको आप क्या रहेंगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सेलर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। पर साथ साथ कहता है कि अगर सम सेल हो रही है, जो कोई पर्टिकुलर एसेट्स की बात नहीं है, सम सेल है जहां हम देखते हैं लमसम अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, उसके केस के अंदर जो आपको टैक्स बेनिफिट्स के डिडक्शंस हैं वो अवेलेबल है। बोला ठीक है सर, यहां भी समझ में आया। इफ ट्रांसफर इज मेड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एंड टैक्स प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन अगेंस्ट द ट्रांसफर, अब ये हम लोग जानते हैं, देखो ये केस अलग है जहां पर हमने बात किया टैक्स बेनिफिट्स के लिए, कहां बेनिफिट्स होंगे कहां नहीं होंगे। सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है कि अगर कोई टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अगेंस्ट द ट्रांसफरर, किसके, ट्रांसफरी नहीं, ट्रांसफरर, तो किसके अकॉर्डिंग आप किसके अगेंस्ट हो जाएंगी, ट्रांसफरी के। वो पर्टिकुलर अगर वो किसी पर्टिकुलर एसेट से बिलोंग करी तो और भी, देन the authorities have power to claim the amount from the transferee on the completion of proceedings if the consideration for the transfer is found to be inadequate। बात पकड़ मारा है भाई। सपोज करो कंपनी ए लिमिटेड के खिलाफ टैक्स प्रोसीडिंग चल रही थी भैया, उसने जो है टैक्स जो प्रॉपरली पे नहीं किया है, इनएडिक्वेट मतलब समझ रहा है, जो पे करना था वो लायबिलिटी उसने पे ऑफ नहीं करी है, टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटीज होती। अब ये मैटर क्या हुआ, अल्टीमेटली ट्रांसफर कंपनी तो चली गई, अभी क्या होगा, ट्रांसफरी कंपनी का वो लायबिलिटी बन जाएगा। ये बात बहुत सिंपल से कई बार समझे हम लोग, ठीक है। ऑलराइट सर, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे एक और, अब छोटी छोटी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए तुमको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं। नो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू स्लम सेल, क्या सर, हाँ भी सुनना, आपने सुना होगा होती है, लेकिन यहाँ सुनना पहले। वेयर इन ऑल द सेट्स राइट्स प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। बात पकड़ में आया, पूरा का पूरा बिजनेस उठाया तुमने, एसेट्स राइट्स प्रॉपर्टीज लायबिलिटीज उठाई और उठा के ट्रांसफर कर दी, तब जीएसटी नहीं लग रहा है। लेकिन in a situation where particular assets are brought, the GST rate pertaining to asset is applicable। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एसेट्स कर रहे हो तो बोला फिर तो है, समझो ना, मैंने अगर आज इट इज पूरा का पूरा बिजनेस जहां वहां पे बात करें ऑल एसेट्स लायबिलिटीज हो राइट्स हो, ठीक है, वो हमने प्रॉपर्टीज हो हमने ट्रांसफर कर दिया आज इट इज, तब जीएसटी अप्लाई नहीं हो रहा ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। बट अगर हम स्लम सेल की बात करते हैं और उसमें अगर ये देखने को मिलता है, और स्लम सेल के अंदर हम जानते हैं स्लम सेल के अंदर क्या होता है, हम कोई पर्टिकुलर एसेट्स हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम लमसम पेमेंट करते हैं, ठीक है। सो अगर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर एसेट्स ली जा रही है यहां पर, तब आप जीएसटी पे करेंगे। When particular assets are bought, then the GST rate pertaining to assets is applicable। बात पकड़ में आ रहा है, तो तीन बातें पहले क्लियर होंगी। पहला हमने यहाँ पर एक्विजिशन की बात करा, एसेट्स एक्विजिशन, जिसमें आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब बायर को सेलर विल कीप कंटिन्यू विद सच लॉसेस, वो अपने एडजस्ट करेगा उनको। वहीं पर ही अगर सम सेल हो रहा है तो सम सेल के बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है सर, टैक्स बेनिफिट जो कह रहे हैं। फिर हमने देखा कि अगर कोई भी ट्रांसफर के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो कंटिन्यू हो रहेंगी विद द ट्रांसफरी। एंड फिर हमने देखा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी एप्लीकेबल किस केस में नहीं हो रहा है, जब अगर ऑल एसेट्स लायबिलिटीज प्रॉपर्टीज एंड राइट्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बट अगर कोई पर्टिकुलर एसेट्स की जा रही है, इन दैट केस याद देखिएगा तब जीएसटी अप्लाई होगा। When the acquisition is by sale of shares, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जी हाँ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अब ये कब, डोमेस्टिक में मत लगा देना, ठीक है, कह रहा है वेयर द एक्विजिशन ऑफ सेल और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज पेबल बाय बोथ द बायर एंड व्हेन द शेयर्स आर सोल्ड थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड
जी हाँ, आरएससी के थ्रू कर रहे हैं, देन एससीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज इम्पोज ऑन द परचेजेस एंड सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ लिस्टेड on RSC in India at 0.1% based on the purchase or sale price. बात पकड़ मारा है। Acquisition of shares मतलब sale of shares. Acquisition कैसे कर रहे हैं? By sale of shares. एक कंपनी अपना शेयर बेच रहा है, वो क्या की बात कर रहा है? जब यहां पर इंडियन कंपनी और अपना फॉरेन कंपनी को शेयर्स बेच रहा है या खरीदे जा रहे हैं, दोनों ही बात बोला, और वो लिस्टेड है ऑन RSC। लिस्टेड है कहां? RSC पर। भैया टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना, पहले आप लोग जानते थे ना, पहले स्टैम्प ड्यूटी पड़ा लगा था फिजिकल ट्रांसफर के अंदर, बोला, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग ऑफ कोर्स RSC के थ्रू करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, तो ऐसा केसेस में जो आपकी लायबिलिटी बनेगी, टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी, बोला सर कितना देना पड़ेगा? 0.1%। अब दोनों में केस में देखना, परचेज भी हो और सेल भी हो, ठीक है, तो प्राइसेस दोनों का कंसीडर करना, सेल प्राइस क्या रहा है, परचेज प्राइस क्या रहा है। ऑलराइट, नाउ where a foreign company transfer shares of a foreign company to another company, क्या कर रहा है, फॉरेन कंपनी अपना शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है किसी और कंपनी को, एंड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज डिराइव्ड सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स। कहां है वो एसेट्स? सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब सर जैसे मान लीजिएगा जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रही है तो फॉरेन कंपनी की एसेट्स, ठीक है, लेकिन वो एसेट्स सिचुएटेड कहां है भाई? इन इंडिया। तो क्या हो रहा है, कैपिटल गेन derive on the assets are subject to the income tax in India। बत पकड़ मारा, एसेट्स कहां है, बोला इन इंडिया। बोलो सर लेकिन है तो फॉरेन कंपनी का, भाई फॉरेन कंपनी का एसेट्स है, ऑलराइट, लेकिन उससे अर्निंग जो हो रही है द फॉर्म ऑफ शेयर्स इन दैट केस, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रही है किसी को, अभी इसमें केस में समझाऊंगा, ट्रांसफर कर रही है किसी को, ठीक है, बोला सर ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन जो एसेट्स है मतलब जहां से प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है वो कहां है, सिचुएटेड है एसेट्स इन इंडिया, तो टैक्स लायबिलिटी बनेगा। फर्दर पेमेंट फॉर कैश सच शेयर्स इज सब्जेक्ट टू द इंडियन विदहोल्डिंग टैक्स। उम्मीद कर रहा हूं विदहोल्डिंग टैक्स आपको पता होगा। जनरली हम लोग अब जब यहां बात करें इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी आर डीम्ड टू डिराइव देयर वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट्स इन इंडिया इफ सच इंडियन एसेट्स आर वैल्यूड एट अ minimum of 100 million and constitute at least 50%। and अब 100 million किसको कह रहे हैं? if Indian assets are valued at a minimum of, जो assets की यहाँ वैल्यूएशन हो रही है जिससे हम लोग यहाँ पे याद रखेगा फॉरेन कंपनी अपना प्रॉफिट ड्राइव कर रही है, इन दैट केस उसके अंदर उस एसेट्स में 50% फॉरेन कंपनी का अगर कंट्रोल है, ओन्ड बाय द 50%, एटलीस्ट ओन्ड बाय द 50%, ये कौन कर रहा है? बाय द फॉरेन कंपनी। तो बेटा जी तैयार हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी के लिए। पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑल एसेट्स ओन्ड बाय द फॉरेन कंपनी। अ टैक्स न्यूट्रल स्टेटस इज प्रोवाइडेड वेयर द रिजल्टेंट कंपनी इज इंडियन कंपनी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है केस लॉ के लिए बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सी बात लेकिन बड़ी खतरनाक बात है। आप लोग समझते हैं ना, डोमेस्टिक अगर मैं बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक कंपनी है और अगर वहां डिविडेंड्स की पेमेंट की आ रही है तो नील रेट हो रहा है। A tax neutral system is provided where the resultant company is Indian company inbound merger, given that the transfer occurs through a sum sale and shareholder continues holding 3/4 of the shares। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो ये बात ध्यान रखना, क्या हो रहा है, अगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी यहाँ पे सम सेल हुआ और वो ट्रांसफर जो इंबाउंड मर्जर के अंदर याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं, अगर दो फैक्टर कंटिन्यू रहते हैं, इंबाउंड मर्जर में हम जानते हैं रिजल्टेंट कंपनी इंडियन कंपनी बना, ठीक है सर। दूसरी बात जो उसके शेयर होल्डर्स से वो कंटिन्यू है, वो कितने, एटलीस्ट 3/4, तभी आपको क्या मिलना है, टैक्स न्यूट्रल स्टेटस, मतलब टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है किस लॉ के लिए। इफ द फॉरेन कंपनी इज द पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी, इंपॉर्टेंट है, ये भी केस लॉ आए हुए हैं। हाँ अभी समझा, आपने याद होगा वोडाफोन वाला केस था, ठीक है, सन फार्मास्यूटिकल को भी ऐसे कुछ मिल रहा केस है, वो भी समझाऊंगा। इफ द फॉरेन कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी इज इन इंडिया, then merger of the foreign company with another foreign company makes a newly created company. The owner of the Indian company provided that 25% of shareholders of the amalgamating company remain the shareholders of the amalgamated company as well। बोला ठीक है सर, मतलब अमलगमेटेड कंपनी का क्या देखिएगा, शेयर होल्डर, अमलगमेटेड कंपनी का शेयर होल्डर। अब यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, देखो समझो, दो इंपॉर्टेंट बात है। इसने कैसे कहा है समझिएगा, एज्यूम करते हैं एक बार, ए लिमिटेड, ठीक है, यूएस बेस्ड है, बी लिमिटेड इंडिया की है,
और सी लिमिटेड मान लीजिएगा यूके की है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड जो कि इंडियन बेस्ड है, और मर्जर हो रहा है इधर दो कंपनीज के बीच में, ठीक है। अब यहां पर वो कहना क्या चाह रहा है कि जब अगर यहां मर्जर हुआ, यहां पर देखिएगा एक्विजिशन हुआ, इन दैट केस इफ यू नोट, अरे यार एक बिठा लेते जाओ, देखो कह रहा पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी इज इन इंडिया, जैसे हमने एग्जांपल में क्या देखा, हमारी सब्सिडरी कहां है, बी लिमिटेड इन इंडिया, ठीक है। देन द मर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी विद अनदर फॉरेन कंपनी, जैसे हमने यहाँ पे कहा मर्ज हो रहा है कौन सा, ए लिमिटेड विद मर्जर विद सी लिमिटेड, ठीक है। द ऑनर ऑफ इंडियन कंपनी प्रोवाइडेड दैट 25% of the shareholders of amalgamating company remain the shareholders, मतलब 25% कंटिन्यू करेंगे किसमें, ऑफ द अमलगमेटेड रिजल्टिंग कंपनी के अंदर एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। एंड सच सिचुएशन वारंट्स फॉर टैक्स एग्जाम्पशंस, तभी मिलेगा एग्जाम्पशन, टैक्स एग्जाम्पशन, अदरवाइज नहीं है। फिर भाई समझो ना, फिर नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, तुम तो क्या कर रहे हो, कंपनी बीच में खड़ा कर लिया, इंडियन कंपनी ऐसे खड़ा देख रहा है, बोला नहीं रे सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट पढ़ाता हूं, उसमें आओ अभी दिखाते हैं, चलो। ऑलराइट, सो पहला हमने टैक्स इंप्लीकेशन वाली बात पकड़ में आई यहाँ पर। उम्मीद कर रहा हूँ हर एक पैराग्राफ पकड़ में आ रहा होगा। कोई डाउट रहता है ना के व्हाट्सएप पे डालो, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, और अगर लगता है ना किसी को पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर वो डाउट हमने क्लियर नहीं हुआ है, तो यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल कॉल यू सेपरेटली, आपको मैं खुद कॉल करूंगा। एग्जाम तक की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। आइए रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स अब अपना लोग अलग तरह से देखते हैं, एक और देखते हैं फटाफट से। क्रॉस बॉर्डर मर्जर के पॉइंट से देखें, 3 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हमको देखने को मिलेंगे। पहला हम बोलेंगे फेमा के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बोलो ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, याद कर लो भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमको मिलेगा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019। याद करना है भाई, मेरे साथ बोल के एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है। डिटेल यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ कुछ एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, अरे हटो भाई तुम, कौन सा आएगा, ट्रांसफर और इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन 2004। फिर आरबीआई ने नोटिफाई किया क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, मेरे साथ बोलो भाई याद करने के लिए, रेगुलेशन 2018 बात पकड़ में आ रहा है। और इसके अलावा हमको कौन कौन से देखना पड़ता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस, अभी समझाऊंगा ये भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, 4 यहां पर ऐसे रेगुलेशंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और चारों के चारों जो रेगुलेशंस हैं वो कहां घूमते रहते हैं, सर कहां घूमते हैं, जी हाँ फेमा में पढ़ने को मिलेगा ना रे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। अब ये जो है ना 4, अगर इनके तुम नाम याद रखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी अच्छे से आएगा। हमने क्या कहा, पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में 2 रेगुलेशन याद करो फटाफट से, कौन कौन से हैं। एक तो है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, भैया अगर आपको पता है ना मैंडेटरी जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भैया आपको क्या इश्यू देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, शेयर्स दोगे, तो बोला यहाँ पे क्या बोला, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है सर। दूसरा कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर ट्रांसफर एंड इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जब फॉरेन कंपनी बस कॉस्ट अपने शेयर्स इशू किए जाएंगे तभी अप्लाई करेंगे। एंड आरबीआई ने एक और नोटिफाई किया स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर मर्जर रेगुलेशंस 2018 एंड ओडीआई रेगुलेशंस। अभी 3-4 रेगुलेशन अगर याद रहने चाहिए आपको, एग्जाम में आएगा, आप लिखेंगे इस बात को, ठीक है। आओ देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019, देन एक और है ट्रांसफर इशू ऑफ सिक्योरिटीज 2014 are extremely important piece of legislation for allowing the foreign investment in India, बोलो मेरे साथ में foreign investment in India, और स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। Hence proved to be pertinent to cross-border mergers as well. In addition to this, RBI ने क्या इंट्रोड्यूस किया बेटा, notified foreign exchange management cross-border mergers regulation 2018 and this regulation under the FEMA Act, ठीक है सर। Now these regulations specifically deal with the cross-border merger and contain the provision pertaining to the merger, demergers, amalgamations, arrangements between Indian company and foreign company. These regulations also discuss the concept of inbound and outbound investments
If foreign company is joint venture, wholly or subsidiary, then it is required to adhere to the condition mentioned the foreign management transfer or issue of securities regulation 2004. क्या कह रहा है? अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट कर दो अलग से ही. If foreign company is a joint venture, wholly or subsidiary, then it is required to adhere to the conditions mentioned the foreign. क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी का जॉइंट वेंचर है और अगर ऑफकोर्स ट्रांसफर किया जाएगा या इशू किए जाएंगे सिक्योरिटीज, तो बोला जी आपको फेमा का ट्रांसफर इशू ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2004 फॉलो करना पड़ेगा. बोलो ठीक है, तो करेंगे आगे. फर्दर, इफ इनबाउंड मर्जर ऑफ जॉइंट वेंचर होली ऑन सब्सिडी, इनबाउंड रिजल्टिंग कंपनी कौन होगी? इंडियन कंपनी, leads to a acquisition of subsidiary of joint venture wholly subsidiary, then it is required to comply with the ODI regulation, overseas direct investment regulation, जिसमें जनरली आपको याद होना चाहिए ना, जब रेजिडेंट जो इंडियन रेजिडेंट है वो अगर यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उनके लिए कहा जाता है क्या कि भैया अकॉर्डिंग टू ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, मतलब कमिटमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट. स्पेसिफिकली रेगुलेशन 6 and 7, if outbound merger shares are being acquired by person resident in India, then such acquisition becomes a subject to the ODI regulations is provided prescribed by the RBI. क्लियर एकदम. अब आउटबाउंड मर्जर का मतलब यहाँ पे देखो ना एक बार ध्यान से, आउटबाउंड दो याद रखना. इससे पहले जिसने पहले वाला क्लास अटेंड नहीं किया है वो पहले कर ले एक बार. ऊपर मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका, आप आई बटन पे क्लिक करना, पहले वाला क्लास मिल जाएगा आपको. ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड मर्जर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो वापस होना बताएंगे यार यहाँ पे. ठीक है, चलिए. तो यहां पे याद रखिएगा 3-4 रेगुलेशंस के नेम. ऑलराइट, ठीक है सर. अच्छा, ओडीआई याद रखना, स्पेसिफिकली जब बात कर रहे होंगे ना, ओडीआई का बात कर रहे होंगे तो हम लोग जेबी या होली, अरे हटो यार, होली ओन सब्सिडियरी केसेस में बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. एफडीआई रेगुलेशंस, अभी सीधे सा बात है यार, एफडीआई रेगुलेशंस से पता होगा भैया आपका कंट्री में पैसा आ रहा है तो ऑफ कोर्स the cross-border merger essentially leads to an inflow of foreign direct investment in the country and hence would be required to comply with the same. Foreign direct investment or FDI is called common parlance investment by entity or person who is resident outside India in a capital on the Indian company. An Indian company for the purpose of FDI would be a company incorporated in India. Oh my god, applicable Companies Act 2013. Now FDI can only be made through the equity shares. अभी important point है, इसको हाईलाइट कर लेना, नोट कर लो भाई अलग से. ये हम पहले भी बार बोल चुके हैं. कैसे करेगी? इक्विटी इन्वेस्टमेंट थ्रू. हाँ, अब वो इंस्ट्रूमेंट्स के नेचर कैसे होते हैं? देयर शेयर्स व्हिच एंटाइटल इज होल्डर टू वोट, फुली कंपलसरी और मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकते हैं, बट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटीज, है ना. इंस्ट्रूमेंट इशू अगेंस्ट द लोन्स, फुली एंड कंपलसरी मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. एंड द टू रूट्स, जैसे आप जानते होंगे एफडीआई के अंदर एक अप्रूवल रूट है और एक ऑटोमेटिक रूट है. So there are two different routes of foreign investors may enter into country by government approval and automatic routes. In cross-border merger, the companies would have to comply with the FDI regulation as would be inflow of cash flow in such economy. अभी रीड करने वाला कॉन्सेप्ट है सिंपल सा. FDI क्या है भैया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं. हमने यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट रखनी है. ये जो इन्वेस्टमेंट होगी इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में होगी. हाँ, कन्वर्टेबल नेचर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, बट इट मस्ट बी कन्वर्टेड. क्लियर रहेगा. इक्विटी कैरिंग विद द वोटिंग राइट्स, याद रहेगा. सिंपल बात है. ऑलराइट, टेक ओवर कोड. अगर यहां पर लिस्टेड एंटिटी का केस आ गया जी हाँ, अगर यहां पर मर्जर जो हो रहा है बिटवीन लिस्टेड एंटिटीज हो रहा है, या ऑफ कोर्स आपकी एंटिटी जो इंडियन एंटिटी वो लिस्टेड है, तो ऑफ कोर्स सीबी टेक ओवर कोड हम लोग अप्लाई करेगा. ठीक है, बट वो आपको याद होगा टेक ओवर के अंदर जब ट्रिगर होगा तभी 25% और मोर, तभी ट्रिगर के केस में. नाउ दिस कम टू द पिक्चर. द मर्जर इज हैपनिंग विद अ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया. If voting or rights or control over a company is acquired, then these regulations get triggered. कॉम्पिटिशन लॉ नहीं समझाने वाला भाई, इतनी बार अभी तक इन दोनों से कॉम्पिटिशन लॉ समझा रहा हूं. बट हाँ, एक बात याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम ये देखेंगे, जिसे मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर क्रॉस बॉर्डर मर्जर, और जनरली ऐसा देखने को मिलेगा, अगर उसका रिजल्ट कैसे हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है इन इंडिया मार्केट कौन सा? इंडियन मार्केट में, तो ऑफ कोर्स यहां पर आपको सीसीआई को भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा एज पर रेगुलेशन 5. याद होगा कॉम्बिनेशन. ठीक है, जिसके अंदर याद है ना हम लोगों ने एंटरप्राइजेस की एसेट्स या टर्नओवर या फिर ग्रुप लेवल पर हमने याद हो करा था रेगुलेशन 5 के अकॉर्डिंग एंटरप्राइजेस का ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस का एसेट्स और टर्नओवर, वो सेम यहां पर इस पैराग्राफ में वापस से रिपीट किया गया है. इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि रिसेंट क्लासेस चल रही हैं भाई, उन्हें पढ़ा दिया अच्छे से. अब तुम्हारा टाइम यहां तो बचाऊं.
चलिए यहां तक का क्लियर है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट बता रहे हो सर, आप कुछ छोड़ नहीं रहे हो। अरे टेस्ट भी तो करवाऊंगा, उसमें अलग से इंपॉर्टेंट बताऊंगा, चिंता मत करो, अच्छे से करना है भाई। ऑलराइट, चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, चलिए समझते हैं। आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। डिपेंड्स ऑन कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम ध्यान रखेंगे ये एक्विजिशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है, ठीक है। एक्विजिशन हो रहा है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, और मर्जर हो रहा है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। ऑलराइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल देखो, इन मर्जर अकाउंटिंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर, हाईलाइट करना, आर कंसोलिडेटेड एट द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। हम ये याद रखेंगे भाई। अब बुक वैल्यू कहां से करेंगे, उसकी बैलेंस शीट के अंदर। अंडर एक्विजिशन अकाउंटिंग कंसिडरेशन इज अलोकेटेड अमंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड, ठीक है सर, ऑन फेयर मार्केट basis, sorry, fair value basis. Therefore, acquisition accounting may give rise to goodwill, and which is normally amortized over a 5 years. क्योंकि एक टाइम बाद क्या होगा, धीमे धीमे उसका वैल्यू कम हो जाएगा, समझे ना आप, समझ रहे हैं ना। गुडविल इन टर्म्स ऑफ हम बात करते हैं एसेट्स, हम जानते हैं ना गुडविल की हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 5 ईयर में अमोर्टाइजेशन हम बात कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली इन द रिड्यूस फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मर्जर का, goodwill arising on the merger will not be amortized, but क्या होगा, instead it will be tested for impairment। मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हम लोग यहाँ पेनल अकाउंट से उसको हम चार्ज करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं पता होगा, जब ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो आपको पता है ना कि गुडविल जो है हम लोग, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो रिवैल्यू नहीं होता है, जिसकी रिवैल्यूएशन नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है। जब अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करें, किस कॉन्टेक्स्ट में, एक्विजिशन या फिर मर्जर केस में, ठीक है सर। सो एक्विजिशन केस में तुम क्या कर रहे हैं, जो भी एसेट्स है लायबिलिटीज है, याद रखिएगा, जो भी एसेट्स मतलब यहाँ पे जो कार्ड की जा रही है एसेट्स लायबिलिटीज, वो एक्विजिशन केस में याद रखना, एक्विजिशन के केस के अंदर वो क्या हो जाएंगी, कंसोलिडेट हो जाएंगी। किसकी भाई एसेट्स है, ये भी याद करो, ट्रांसफरर का है, तो कंसोलिडेट जाएगा विद द, क्या कौन सी प्राइस पे होगा, जो उसका प्राइस कहाँ शो कर रहा होगा, बुक वैल्यू में, बुक वैल्यू मतलब उसकी बैलेंस शीट्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखेंगे अगर अच्छा हाँ, गुडविल अगर जो अराइज होगी, ऑफ कोर्स एक्विजिशन पे गुडविल अराइज होगी, वो आप अमोर्टाइज कर सकेंगे 5 इयर्स के लिए, ठीक है सर। लेकिन अगर यही गुडविल अराइज हो रही है कहां पर, आपके मर्जर में, इन दैट केस उसे एज ए ट्रीट करेंगे फॉर इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब यहां पे उसे चार्ज किया जाएगा पेनल से, जी हाँ, और जनरली लॉसेस के फॉर्म में उसे हम चार्ज करते हैं, ठीक है। नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मर्जर विद इन अ ग्रुप इज सेपरेटली डेल्ट विद अंडर द न्यू, of course, India accounting बात करेंगे accounting standards, which requires all assets and liabilities of the transfer to be recognized at the existing book value only, ठीक है। सेम बात यहाँ पर डेट बता रखा है, खासतौर से रेफर किया है वैल्यूएशंस को। Now, Indian accounting standard to be implemented in the phased manner, जी हाँ, all listed companies and companies which net worth of rupees 500 crores or more required to adopt Indian accounting standards फर्स्ट अप्रैल 2016। फिर उसके बाद में और कम किया उसको, मतलब और ज्यादा कंपनीज एम्बिट में आ जाए इसके इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड में, तो 250 कर देगा नेटवर्थ। कहता है कंपनीज विद नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट अप्रैल 2017 एंड अदर कंपनीज विल कंटिन्यू अप्लाई द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इनिशियली इन्होंने 2016 में रखा था, आज के डेट में बात करें तो 250 करोड़, 250 करोड़ जिन कंपनीज का नेटवर्थ है, these companies are required to compile with Indian accounting standards। अब दो ट्रीटमेंट याद रखना, एक तो हमने बात किया यहाँ पे एक्विजिशन का और एक मर्जर का। इसमें खास तौर से क्वेश्चन अगर घूम फिर के आया है तो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए आ सकता है, तो याद रखना मर्जर में अगर गुडविल की ट्रीटमेंट हो रही है तो याद रखना, फिर बोल दूं उसे अमोर्टाइज नहीं करेंगे, पीएनएल से चार्ज करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करना, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्विजिशन में होगा तो उसे अमोर्टाइज किया जा सकता है, जी हाँ, याद रखना एक्विजिशन में अगर गुडविल की बात हो रही है अफकोर्स होगी, सो वहां पर हम लोग अमोर्टाइज करेंगे फॉर 5 इयर्स के लिए, ज्यादा मत ले जाना, 5 साल के लिए बहुत है भाई, ठीक है ना। क्रॉस बॉर्डर मर्जर अनाउंस, अब ये ना मैं बता दूं शॉर्ट नोट के लिए दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये शॉर्ट नोट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट मत करो, पूरा बुक इंपॉर्टेंट लिखवा रखा, इट्स ऑल अबाउट योर करियर, है ना। अभी तो तुम बुक्स पढ़ रहे हो, अभी आओ प्रैक्टिस में, जॉब्स में जाओ, थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, तो अभी से आगे डाल लो चीजें, ऑलराइट। चलिए, और मुझे पता है कुछ बेहतरीन बच्चे होंगे, सर फ्यूचर किसने देखा, सर अभी की सोच रहे हैं, अरे भाई करना पढ़ क्यों रहे हो आज, कल के लिए, अच्छे के लिए ना, तो ये तो लॉजिकली सोच के देखो, कल की कल देखेंगे, अरे कल तुम देखोगे क्या, तो तुम आज कुछ पढ़ोगे अच्छे से तभी तो कल देखोगे कुछ। अब कल की प्लानिंग तुम कब कर रहे हो, आज पढ़ क्यों रहे हो, रात रात को क्यों जग रहे हो, हाँ इसलिए ताकि तुम कल अच्छा कर सको अपना।
तो इसलिए आज अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी तो वो कल काम आएगा, और जो कल बता रहा हूं वो तो मैं कॉर्पोरेट का बता रहा हूं। एनीवेज आइए पॉइंट पे आते हैं, सीधी बात करते हैं। क्रॉस बॉर्डर मर्जर अनआउट्स। अब अनआउट्स का मतलब समझना यहाँ पे क्या होता है। अब देखो एक बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज बता रहा हूं। क्या होता है, बायर जो है ना, ध्यान सुनना भाई, मान लीजिएगा हम बात करते हैं कि भैया बायर जो है और एक हमारा सेलर है। बेसिक कॉन्सेप्ट लो फटाफट से। बायर कह रहा है कि भाई मैं आपकी ए लिमिटेड के लिए, जी हाँ सेलर की कंपनी ए लिमिटेड के लिए कह रहा है, मैं मान लो भाई 70 CR, या चलो एक बार ऐसे मान लेते हैं 80 करोड़ रुपीस दूंगा। सेलर की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हमें मिलना चाहिए क्या, 100 CR। बोला अच्छा, बोला तो भाई हम तो तुमको 80 CR दे सकते हैं। ठीक है, तो सेलर ने कहा एक काम करते हैं भाई, आप ना हमको 80 CR ही दे दो, साथ के साथ में जब आपको प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, जी हाँ प्रॉफिट्स पे आपके जो भी आप प्रॉफिट्स अर्न करेंगे एवरी ईयर, उसका 10% हमको दे देना, ताकि ना जो यहाँ पर 20 CR हमें कम दे रहे हो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम योर प्रॉफिट 10% हमको आप देते रहना। इसे जनरली सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, अर्न्स आउट। ठीक है, और ऐसी जनरली डील्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत होती हैं। उसे जैसे मैंने कहा प्रॉफिट में तो कैश के फॉर्म में दे सकता है ना, इक्विटी शेयर्स दे सकता है उसको अपने, इस तरह से डील मैनेज की जाती हैं। आओ इसे बोलते हैं हम लोग, एक सिंपल वर्ड में बताया, अर्न आउट। तो इनकम आता रहेगा। अर्न आउट क्या कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर सब्जेक्ट टू द अर्न आउट्स, एंड अर्न आउट इज अ कंटीजेंट कंसिडरेशन whereby buyers of the target would decide an amount which is to be paid provided certain contingent consideration to happen। जैसे मैंने यह बताया प्रॉफिट के लिए रखी बात, ठीक है, कि प्रॉफिट का 10% अब ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर या 5 ईयर जो भी रखा जाएगा, जो भी डील के अकॉर्डिंग होगा। क्रॉस बॉर्डर मर्जर स्पेशली कवरिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल मर्जर्स, बैंकिंग मर्जर्स आर सब्जेक्ट टू द कंटीजेंट कंसिडरेशन। अर्नआउट्स आर डिवाइडेड टू 3 टाइप्स। या तो अर्नआउट्स आप कैसे दे सकते हैं, कैश में, इक्विटी में या स्टॉक, कॉम्पनसेशन, अर्नआउट्स। क्लियर है एकदम। शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आ सकता है इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। वहीं अगर बात करें क्रॉस मर्डर, हम बात करते हैं मर्जर्स का कर्व आउट। कर्व आउट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस एंटिटी के साथ आप मर्ज हुए हो, अब मान लो उसमें से उसका एक ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए, आपकी कोर ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे में पेरेंट कंपनी जो होती है, जनरली जो एक्वायर कर लिया है बिजनेस को, मर्ज हो गया है, कंट्रोल कर रहा है दूसरी कंपनी को, वो उस बिजनेस को जो उसकी कोर ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है उसे क्या करता है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब उसे सेल आउट कर देता है, उसे हम कह रहे हैं कर्व आउट। कर्व आउट का ऑलरेडी डिटेल क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे चैप्टर 4 के अंदर। A carve out is a potential divestiture of a business unit in which a parent company sells minority interest of a child company to outside investors. Carve out allows a company to capitalize on a business segments that may not be a part of its core operations. तो उनको हटा देती है। बात पकड़ में आ रहा है। अब है ना इनकी डिटेल एग्जांपल सब कुछ यार चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए मैं बार बार यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए टाटा कोरस डील्स। अभी टाटा कोरस डील्स सुबह से मैं अपने, जी हाँ पहले वाले क्लास के अंदर भी, जी हाँ चूंकि मॉर्निंग क्लास से ज्वाइन कर रहा था उनके लिए कह रहा हूँ, तो हमने इसमें डिटेल में कई बार बात कर चुके हैं। सिंपली आई रिक्वेस्ट यू भाई रीड करना है। ठीक है, टाटा कोरस डील जो बेसिकली किस डील के बारे में बात कर रहा है, एक्विजिशन के बारे में, जिसमें यहाँ पर कोरस जो कि यूरोपियन स्टील जाइंट था मतलब सर नहीं रहा, जी हाँ एक्वायर हो गया है। और ये न्यूज बड़ी फेमस रही थी। फाइनली डील बता आपको 608 पेंस पर शेयर टाटा ने कोरस स्टील को पे किए। सर ये पेंस क्या होता है, आपने सुना होगा, बेसिकली पैनी जो है ना ब्रिटिश कॉइन्स को कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश कॉइन्स को कहा जाता है। पैनी जो है, पैनी का प्लूरल है, प्लूरल क्या है, पेंस। तो ब्रिटिश कॉइन की बात कर रहे हैं। अब ये इतना बहुत डिटेल में जाने को जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ जो डील क्रैक हुआ उसके डिटेल्स सिंपली मैं चाहूंगा कि आप एक बार रीड कर लें ये वाला केस। मैं बहुत बार डिस्कस किया है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और खास तौर से उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो मल्टीपल केस स्टडी बुक्स पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है केस। ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है
बीच बीच में मैंने कई बार बता दिया है, इसलिए कह रहा हूँ। लगता है किसी को नहीं पकड़ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस करें ना कहना के व्हाट्सएप पे। अच्छा, अब ये देखो, एक है ना, एक टैक्सेशन आस्पेक्ट को लेके आपने बहुत बार सुना होगा, इस केस को लेके हमने पहले भी क्लास किया हुआ है। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी जबरदस्त इस पे रही है। तो ये वाला केस मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, ऑलरेडी डिस्कस केस है ये, ठीक है, डिस्कस केस है। मैं बात करने वाला हूँ क्रॉस बॉर्डर डीमर्जर। जी हाँ, सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का केस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इंटरेस्टिंग क्या है, आपने अब तक तो सर मर्जर पढ़ते आ रहे हैं और डीमर्जर वर्ड कहीं यूज ही नहीं किया लेजिस्लेचर्स ने। तो सर ये सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने डीमर्जर कर कैसे लिया? भाई हुआ ही नहीं, सही बताएं तो कंक्लूजन में सीधा कहें हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर आप कंपनीज एक्ट के कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल्स 2016 को पढ़ेंगे तो वहां पर भी अमलगमेशन और मर्जर का बात होता आया। डीमर्जर के लिए स्पेसिफिकली उसने कोई प्रोविजन की बात ही नहीं करी। सो मैं आपको बताऊं, इवन आपने फेमा के प्रोविजन को देखेंगे वहां पर भी स्पेसिफिकली रेफर नहीं किया गया। सो लास्ट में तो यही कंक्लूजन निकला कि ये डीमर्जर अप्रूव नहीं किया गया। लेकिन एक बार हम रीड कर लेते हैं, आओ देखो फटाफट से। Sun Pharmaceutical Industries Limited, a scheme of arrangement under Section 234 of Companies Act 2013, in the nature of demerger was filed before the NCLT, Ahmedabad bench. Scheme contemplated transfer of two specified investment undertaking of Sun Pharmaceutical Industries Limited to two overseas holding companies. याद रखना, overseas holding company, Sun Pharma Netherlands and दूसरी थी कौन सी? US। दो को इन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफर करने का प्लान किया, मतलब अंडरटेकिंग ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। कहां पर? एक नीदरलैंड और एक यूएस होल्डिंग्स। सिंस द पिटिशनर कंपनी इज लिस्टेड, कंपनी हैविंग सिक्योर्ड रिलेशन बीएसई एंड एनएसई दोनों पे लिस्टेड था, देयरफॉर कंपनी ने कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से और सेबी से भी अप्रूवल ले लिया, एंड उनके साथ साथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया सेबी से और स्टॉक एक्सचेंज से। ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन बिफोर एनसीएलटी मीटिंग, ऑन बिफोर एनसीएलटी, क्रेडिटर का अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर थे और इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनका भी कंसेंट ले लिया गया, भैया वो भी अच्छे से मिल गया आपको। एंड फाइनली रीजनल डायरेक्टर नॉर्थन ईस्ट, रीजनल डायरेक्टर ऑफ नॉर्थन ईस्ट, वेयर बाय स्कीम वॉज अप्रूव्ड, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थन वेस्टर्न रीजन टुक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कीम। उन्होंने क्या क्या देखा? बोला जी सेक्शन 234 रेफर्स टू क्रॉस बॉर्डर मर्जर अमलगमेशन, नॉट डीमर्जर। बोला पहली बात तो सर ये है। दूसरा सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स 1961 इज वायलेटेड एंड सेम विल नॉट बी अमाउंट टू अ न्यूट्रल टैक्स ट्रांजैक्शंस। न्यूट्रल ट्रांजैक्शन का मिलता आपको जब हम लोग समसिल का बात करते हैं डोमेस्टिक कंसर्न के अकॉर्डिंग। एंड कंपनी टू कंपाइल विद द प्रोविजन ऑफ फेमा एंड आरबीआई, ठीक है जी। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? पिटीशन कंपनी while replying the aforesaid observation held that scheme of arrangement either in the nature of merger or demerger, the petitioner demerged company has compiled the applicable framework of FEMA and RBI guidelines and the deemed approved। अब ये माना गया था, आपको पढ़ा भी अब तक कितनी बार भी, कि अगर कोई कंपनी फेमा के और आरबीआई के रेगुलेशंस को कंपाइल कर रही है तो उसे क्या माना जाएगा? डीम्ड अप्रूव्ड। लेकिन आगे क्या हुआ देखो, while going through the provision of section 234 it is evident that same applies to a cross border merger of Indian companies with foreign companies, vice versa, and provision of mention only about the mergers and amalgamation. So the section 234 do not provide for the, or rather restrict the demerger of Indian companies with foreign company. In addition to the above, Rule 25 of Companies Compromise Arrangement and Amalgamation Rule 116 is silent on demergers and mention only mergers and amalgamation. Moreover, foreign exchange management cross-border merger regulations 2018 are applicable to the mergers and amalgamation of Indian companies with foreign company only. Thus the NCLT reject the scheme. अब मजे की बात देखो, मतलब ध्यान से देखो, आप ये देखो इक्विटी होल्डर ने अप्रूवल दे दी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने अप्रूवल दे दिया, एनसीएलटी में एप्लीकेशन चला गया और स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूवल दे दिया, सेबी ने अप्रूवल दे दिया, आरडी ने कहा भाई गड़बड़ मचा रखी है आप लोगों ने, और एनसीएलटी ने फाइनल रिजेक्ट किया। मतलब डीमर्जर का स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ था इस वजह से। अब ये बात सिंपल सा समझाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। फटाफट आओ देखो, पोस्ट मर्जर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये हमने फास्ट ट्रैक में भी समझा था, देखिए मर्जर में इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना बोल के भी। आइए, क्रॉस बॉर्डर मर्जर कैन बी ट्रूली असेस्ड ओनली बाय इवैल्यूएटिंग द पोस्ट मर्जर परफॉर्मेंस। मर्जर के बाद क्या हुआ भाई, मर्जर हुआ, मर्जर के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
of the merger entities. The following parameters may be used to assess the post-merger performance: returns, cash flow, and stock market reactions. और बता दो तीनों ही जबरदस्त बूम देखने को मिलता है. जैसे रिटर्न्स की बात करें, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द रिटर्न्स being generated by the entity pre and post merger should be carried out. If merged entities earning significantly higher returns, then the merger is deemed to successful. अब आप पहले जो कमा रहे थे उससे बेटर कमा रही है आपकी कंपनी, तो ऑफ कोर्स रिटर्न का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मैंने जो किया उस पे आने वाला मेरा प्रॉफिट. बात बहुत सिंपल सी है. तो ये कब देखेंगे हम लोग? कंपेयर करके देखेंगे प्री मर्जर क्या था सिचुएशन रिटर्न्स का और पोस्ट मर्जर क्या रहा. दूसरा कैश फ्लो एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. इफ पोस्ट मर्जर कैश फ्लो सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस, दिस इंक्रीज द कैश फ्लो टू पुट द यूज ऑफ टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी. जी हाँ, अगर कैश फ्लो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? कंपनी अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को भी इंप्रूव करेगी, नए प्लांट्स बनाएगी, नई फैक्ट्रीज बनाएगी, नए लेआउट्स बनाएगी, नई सेटिंग कैपेसिटीज बढ़ाएगी, नई इक्विपमेंट्स लेगी, नए एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करेगी, नए लीज के एग्रीमेंट्स करेगी. सो अल्टीमेटली वो भी बेनिफिट होगा. दिस इज टू शो दैट न्यूली क्रिएटेड एंटिटीज परफॉर्मिंग वेल. तो दो बातें याद रखो. पहला क्या करें? रिटर्न्स चेक करेंगे. दूसरा हम देखेंगे कैश फ्लो एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तीसरा था स्टॉक मार्केट रिएक्शन. इफ द स्टॉक मार्केट रिएक्शन टू द अनाउंसमेंट ऑफ मर्जर इज पॉजिटिव, देन द मर्जर अपीयर्स टू बी पॉजिटिव स्टेप. कई बार होता ना, खबर आई जैसे जरा स्टील लिमिटेड के केस में ऐसा हुआ था. उसके खबर आते ही कि कॉरस को एक्वायर कर रही है, उसके शेयर्स में हलचल मच गया था. और आप सोच के देखो, जब डील बिडिंग के थ्रू आप ये केस पढ़ेंगे ना, आपको दिखेगा इसमें कॉरस के पूरे डिटेल में कि बिडिंग जब हुई तो उसका बिडर जो था, जो एक और बिडर सामने था, वो CSN ने भी बिडिंग की. और अल्टीमेटली टाटा ने जब उसका बिडिंग स्टार्ट किया था 455% पे था. ठीक है, देखो 455 पेंस पर शेयर दे रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो डील क्रैक हुई 608 पर. तो ये एक रियलिटी है, कभी भी याद रखिएगा. ये तो मैंने खैर बिडिंग का एग्जांपल दे दिया है, बट जनरली देखने को मिलता है कि जैसे अनाउंसमेंट होता है मर्जर का या एक्विजिशंस का, तो ऑफकोर्स उस कंपनी की एंटिटी के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी हलचल मचती है. और अगर हलचल अच्छी आ रही है, मतलब पॉजिटिव वे में आ रही है, तो ऑफकोर्स वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. लेट्स अंडरस्टैंड. हमने तीन एस्पेक्ट देखे: कैश फ्लो, रिटर्न, कैश फ्लो एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड स्टॉक रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन. प्रैक्टिकल इनसाइट्स की अगर बात करें तो कहता है जी कुछ आपको अलग बातें भी ध्यान रखनी चाहिए जब आप यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर मर्जर की बात कर रहे होंगे. कहता है कि आप उस एंटिटी का ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करें. सेम हमने फास्ट ट्रैक मर्जर में डिस्कस किया था. कंडक्ट अ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस बिफोर एंटरिंग इनटू द मर्जर. बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, चाहे वो जैसे मैंने कहा भी रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, वो रिस्क आपका एक्सचेंज, जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज को लेके हो सकता है, वो रिस्क कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस, जी हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेके हो सकता है. डिपेंड्स ऑन. तो आप वो रिस्क सारे फैक्टर्स कंसिडर करें. Valuation of both firms is essential to predict the competition law treatment of the merger. जी हाँ, अगर वो पर्टिकुलर आपने पता होगा एसेट्स या फिर टर्नओवर, एसेट्स और टर्नओवर दोनों क्राइटेरिया में अगर बीच में फॉल हो रहा है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 5 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जब हमने देखा था कि सेक्शन 5 जब हम रीड करते हैं उसके अंदर, तो ऑफ कोर्स अगर वो थ्रेशोल्ड टच कर गया एसेट्स या टर्नओवर, चाहे वो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस बेसिस पर हो, मतलब एंटरप्राइजेस या ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, तो ऑफ कोर्स सीसीआई की अप्रूवल लगेगा, वो मैंडेटरी है. मेक श्योर दैट व्हेन यू एंटर इनटू अ बॉन्ड मर्जर इट इज विद अ कंपनी फ्रॉम वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड जुरिडिक्शन. ये हमने पहले वाला क्लास में डिस्कस किया. जैसे भैया उसका जो कंट्री है उसका सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सिग्नेटरी हो किसका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी कमीशन का हो. उसका बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरनेशनल बैंक सेटलमेंट, जी हाँ, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मेंबर होना चाहिए. फाइनेंशियल टैक्स फोर्स की गाइडलाइंस उसने फॉलो की हुई हो. एंड हैव इन अ डीप एनालिसिस ऑफ द होस्ट कंट्री रेगुलेटरी. होस्ट कंट्री समझते हैं ना, जिस कंट्री की में टारगेट कंपनी है उस कंट्री के रेगुलेटरी आपको फ्रेमवर्क पता होना चाहिए. एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप रेडी बिफोर यू टेक द डिसीजन ऑफ द मर्जर. सो यहां पर भी हमने देखा कि लगभग 5 पॉइंट्स हैं. ये क्वेश्चन भी मैं छोटा सा बता रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है. देखो मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, देखो आप कहोगे कि सर आपने लगभग पूरी बुक बता दी इंपॉर्टेंट. देखो एक बात समझो, ये चैप्टर इजी है, ठीक है, यहां से ना हम स्कोर बड़ा कर सकते हैं, 60+ में जा सकते हैं. तो हमें जो चैप्टर ईजी है और जहां से क्वेश्चन आता ही है और वो हम क्यों छोड़े, तो इसलिए मैं लगभग वो सारी चीजें कवर करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ. और फिर आजकल आईसीएसआई का मोड कुछ ऐसा है, वो कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है. चलिए अब अगर हम बात करें एनेक्सर ए का, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन 2018 की अगर बात करें, तो अब तक जितना हम पढ़ते आए ना वो लगभग सारी बातें यहाँ बता रखा है. जैसे एक्ट का मीन्स यहाँ बताया, कंपनीज एक्ट, यहाँ पे कंपनीज एक्ट की बात कर रहा है.
क्रॉस बॉर्डर मर्जर की डेफिनेशन है, ये फॉरेन कंपनी कौन है, ऑफ कोर्स जो कि डेफिनेशन हम कहाँ से लेंगे, वो सेम बात रिपीट हो रहा है। इनबाउंड मर्जर क्या होगा, जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, प्लस आउटबाउंड मर्जर क्या होगा, ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में किया हुआ है। जिसको नहीं मिला है क्लास, आई लिंक पे बटन पे ऊपर क्लिक करना, मिल जाएगा वो क्लास, ठीक है। यहाँ पर आपको अटैचमेंट देना उसका। वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, जिसमें मैंने कहा था आपको ट्रांसफरी कंपनीज, यहाँ भाई इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जब वैल्यूएशन की जा रही होगी डील की, तो वैल्यूएशन की रिपोर्ट जो होगी, जो आप आरबीआई को भी देंगे, याद रखिएगा, उसका वैल्यूएशन वैल्यूअर से करवाना है। और वैल्यूएशन कौन होगा, वैल्यूएशन जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी से कोई प्रोफेशनल हो, ठीक है। अच्छा सर, और वो किसका जुरिडिक्शन हो, ट्रांसफरी कंपनी का, ठीक है। रिपोर्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कोर्स आरबीआई को इंटीमेट करना, भाई ये तुम जानती हैं। डीम्ड अप्रूवल, अब डीम्ड अप्रूवल मतलब यहाँ पे डीम नहीं है भैया, ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो यू नो ऑल थॉरो प्रोसेस। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कह दूं एक और इम्पोर्टेंट बात, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हमने समझाई हैं आपको, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर होंगी। किसी भी स्टूडेंट को लगता है ना कि मेरे को पर्टिकुलर डाउट है सर टॉपिक पे, मेरे को क्लियर नहीं हुआ, टेक्निकल टर्म उसका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मेरे से बिल्कुल है ना करें, इनके व्हाट्सएप पूछेगा। पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आप कॉल ही कर लूंगा आपसे, ताकि आप सक्सेस और बात कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका टेस्ट जो है याद रखिएगा आज इवनिंग में कर रहे हैं। जी हाँ, आज इवनिंग में कर रहे हैं। अगर इवनिंग तक कर लेते हैं प्रिपेयर, बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में, मतलब आपको कल मिल जाएगा। कल का मतलब सेकंड मे को, लेकिन सेकंड मे को आपके पास ऑलरेडी टारगेट्स हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर हो सकता है आज इवनिंग तक कीजिएगा इसका टेस्ट। आज का मतलब 1 मे। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।